Hello students and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. My name is Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. सिर्फ वीडियो लेक्चर ही नहीं, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज जिसका नाम रहने वाला है कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। जी हाँ, हम हर एक पहलू की बात करेंगे, हम हर एक एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और एक भी चैप्टर इसके अंदर बाकी नहीं रहने वाला। हमारा फोकस दोनों एग्जाम्स के ऊपर रहेगा, दैट इज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो आज इस सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हम ये जानेंगे कि आज जो हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे हैं और उसी के साथ साथ जो हमारा संविधान देख रहे हैं उसकी हिस्ट्री कैसी रही, किस तरीके से वो हमारे सामने आया, हर एक पहलू को हम आज जांचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आप सब जानते हैं कि 1608 के अंदर ब्रिटिशर्स जो है ट्रेडिंग करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर आए, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। बट जिस तरीके की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय पे, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ाना स्टार्ट किया। 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद 1765 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। ये वो मोमेंट था जब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर एंटर होना शुरू हो गए और इसी हम देख सकते हैं कि इसी दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी। जैसे जैसे समय बीता, 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद क्राउन ने टेक ओवर कर लिया चीजों को और 1947 के अंदर हमें इंडिपेंडेंस मिली। आप देख सकते हैं लगभग 190 साल का एक दौर रहा जिसके अंदर इतनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, इतने सारे एक्ट्स आए, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आए जिसने हमारे आज के पॉलिटिकल सिस्टम को काफी ज्यादा प्रभावित किया। तो हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जब हम चर्चा करते हैं तो इसे हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ब्रिटिश रूल दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जिसके अंदर एक होगा दी कंपनी रूल और दूसरा होगा दी क्राउन रूल। ये दो इसके पार्ट हैं। हम दोनों को इन डिटेल पढ़ेंगे और जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बीच के अंदर आई उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दी कंपनी रूल। कंपनी रूल कब से कब तक रहा? तो कंपनी रूल रहा 1773 से लेके 1858 तक। 1858 के बाद क्राउन रूल ने टेक ओवर कर लिया, दैट इज क्राउन का रूल चलने लग गया इंडिया के ऊपर। क्या चीज थी, किस तरीके से वो अनफोल्ड हुआ, हम सारी चीजें इन डिटेल इसी वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहली चीज ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किसी तरीके से रेगुलेट करने का सोचा, कंपनी को रेगुलेट करने का सोचा। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम कंपनी रूल की बात कर रहे हैं तो आप एक चीज देखेंगे, वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हम क्राउन रूल पढ़ेंगे तो वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों अंडर करंट है, इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे एक्ट आगे जा रहा है, कंपनी रूल आगे आगे बढ़ता जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन होती जा रही, और जैसे ही क्राउन रूल आएगा धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होगा और 1935 तक वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो ये अंडर करंट है। जब हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन समझते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि पीछे किस तरीके की वेव चल रही। ठीक है। दूसरी चीज, इसने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को एकदम डिस्टिंग्विश कर दिया कि हाँ ये पॉलिटिकल फंक्शन है और ये अलग तरीके के फंक्शंस है। ये सारी चीज इसके अंदर बताई गई और इसी के थ्रू सेंट्रलाइज करना शुरू किया गया। देखते हैं किस तरीके से। पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसके अंदर और क्या क्या पावर दी गई, उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई। अभी किसी भी तरीके से इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ कंपेयर ना करें क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की लेजिस्लेचर नहीं, इंडिया के लिए किसी भी तरीके के लॉज नहीं बन रहे हैं। एक्चुअली दिस इज ओनली अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं, वहां पे क्या है, ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते पार्लियामेंट की तरफ। तो ये उस तरीके का कुछ फ्रेमवर्क है, इस चीज का आपको दिमाग में रखना है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, मिनिस्टर्स तो थे बट दीज वर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन द लेजिस्लेचर। ये रिस्पॉन्सिबल वाले मिनिस्टर्स नहीं थे। तीसरा पॉइंट, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप देख पा रहे हैं सेंट्रलाइज कर दिया गया है, चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया गया।
अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपनी तरफ पावर को खींचते हुए ले जा रहे हैं, उनके तरफ पावर आ गई। उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रोविजन आया सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट को जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस रहने वाले हैं और उसी के साथ साथ 3 अदर जजेस। ठीक, ये सारी चीजें बताएंगे। इसी के साथ साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं, दैट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं क्या लिखा है अगले पॉइंट में। प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स बाय दी नेटिव्स। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या दिया गया था, कंपनी को दस्तक दिया गया था। ये एक तरीके की परमिट थी जिसके थ्रू कंपनी जो है बिना किसी ड्यूटीज को दिए ट्रेड कर सकती थी। अब धीरे धीरे होने क्या लगा, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे थे वही लोग इस दस्तक का मिसयूज करके प्राइवेट ट्रेड करने लग गए। तो इसमें दोनों चीजों का नुकसान हो रहा था, इंडियंस का भी नुकसान हो रहा था और कंपनी का भी। फायदा उस अकेले इंडिविजुअल का हो रहा था। तो पहला तो यह बताया गया कि किसी भी तरीके से प्राइवेट ट्रेड ना करे वो इंसान, क्योंकि वो प्राइवेट ट्रेड कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो दस्तक का मिसयूज करके इंडियंस को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, उसी के साथ साथ कंपनी के साथ भी दगाबाजी कर रहा है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी दगाबाजी कर रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे, जैसे बड़े बड़े जो इंडियंस हैं जिनके पास पैसा था उस समय, वो दस्तक खरीद लेते थे मतलब करप्शन के थ्रू पैसा दे दिया कि भाई साहब आप अपना परमिट हमें दे दीजिए ताकि हम भी जो है बिना ड्यूटीज के ट्रेड कर पाए। तो ये जो है इसके लिए जो गिफ्ट और ब्राइब्स दी जाती थी उस पर भी लिमिटेशन लगा दी गई, बट ये कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं। इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि करप्शन जो है देखो वो तो होता ही है, तो वो यहाँ पे भी होता ही रहता था। ये उन्होंने गाइडलाइंस दी, बट इसका कोई भी एक बोल सकते हैं हम एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं निकला। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर विल हैव टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। पहली बार इस तरीके का कोई दस्तावेज सामने आया, इस तरीके की कोई चीज सामने आई कि अब कंपनी को जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट कौन कौन सी चीजों में करना पड़ेगा कि कितना रेवेन्यू उन्होंने यहां से लिया, उसी के साथ साथ सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो है इंडिया के उसके बारे में भी डिटेल्स देनी पड़ेगी। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्ट जो सामने आया और इसी के अंदर से क्या बोल सकते हैं हम, पहली नींव रखी गई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अब हम बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसे अमेंडिंग एक्ट क्यों कहा गया है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट जिसके बारे में अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके अंदर जितने भी डिफेक्ट्स थे उन्हें ये जो है हटाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं इसके फीचर्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताया गया कि गवर्नर जनरल और उसके ऑफिशियल्स जो हैं, कंपनी ऑफिशियल्स जो हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। अब नोटिस करने वाली चीज यहाँ पे ये है कि जब वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं उसी समय तक वो जुरिस्डिक्शन से बाहर है। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में कुछ काम कर देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आएंगे। अब क्या होता है ऑफिशियल कैपेसिटी एज वेल एज पर्सनल कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट होल्ड कर रखी है, अब उस पोस्ट के साथ मेरे पास कुछ पावर्स आती हैं, कुछ ड्यूटीज आती हैं। अगर उन्हें एक्सरसाइज करते वक्त मुझ पे कोई केस होता है या किसी भी तरीके से मैं आता हूं लीगल प्रोसेस के अंडर, तो वो मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी होगी। बट अगर मैं पर्सनली कोई काम कर देता हूं तो वो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में होगा। तो ऐसे समय में अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया है काम तो उस इंसान को बाहर रखा जाएगा फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं और यहां पे बताया गया है रेवेन्यू मैटर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। रेवेन्यू मैटर्स को हटा दिया गया है कि रेवेन्यू मैटर्स में किसी भी तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रखा गया। पहले जो था सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वो हर एक इनहेबिटेंट पे नहीं था, बट अब क्या कर दिया गया है कि कलकत्ता के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर किसका रूल चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का। अभी इसके अंदर नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पे एक एडिशनल चीज डाली गई, दैट इज हिंदूज जो हैं, हिंदूज के लिए लॉ होगा हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ। ठीक है, उसी के साथ साथ मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये आपको नोटिस करके रखनी है चीज, ये नोट करके रखनी है।
और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे पास ये नोट्स हैं इसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स की आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक लेक्चर के आपको नोट्स मिल जाएंगे और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे चलते हैं और ये चीज जानते हैं कि अपील कहां की जाएगी। तो यहां साफ साफ बोल दिया गया कि प्रोविंशियल कोर्ट्स में से जितनी भी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी, तो वो जाएंगी गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। तो अपील कहां जाएगी, गवर्नर जनरल एंड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ क्या यहां पे बताया गया कि प्रोविजंस बनाया गया किसके लिए, रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। अब ये कौन तैयार करेगा, तो ये तैयार करेगा गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रलाइजिंग फीचर है यहाँ पे। वो सेंट्रलाइजिंग फीचर आपको कैसे दिखेगा, कौन से हैं, प्रोविंशियल कोर्ट हैं और प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, तो उनके लिए किसको लॉज बनाने चाहिए थे, उसके लिए प्रोविंसेस को बनाने चाहिए थे, बट यहाँ पे चीजें सेंट्रलाइज हो रही हैं। तो लॉ कौन बना रहा है, लॉ बना रहा है कौन, गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल। इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसके आगे चलते हैं और समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें दी गई। सबसे पहले यहां पे बताया गया कि जो कॉमर्शियल फंक्शन है और उसी के साथ साथ पॉलिटिकल फंक्शन है, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। उन्हें दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जो पैसे आप जिससे कमा रहे हैं, ट्रेड जो कर रहे हैं वो अलग हो गया, और जो आप पॉलिटिकल रूल कर रहे हैं वो आपका अलग हो गया। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कौन से एक्ट के थ्रू कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग किया गया। तो दैट एक्ट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस चीज को आपको डिटेल को ध्यान में रखना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस चीज का ध्यान रखेंगे, तो वो कॉमर्शियल फंक्शन का ध्यान रखेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, तो वो किस चीज का ध्यान रखेगा, वो रखेगा पॉलिटिकल फंक्शन का। तो एक डिवीजन क्रिएट कर दिया गया, दो बॉडीज बना दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम है कि वो कॉमर्शियल फंक्शन के बारे में देखेगा, ट्रेड और इन सारी चीजों के बारे में देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज के बारे में देखेगा, तो इंडिया के अंदर हो रहे पॉलिटिकल फंक्शंस के बारे में देखेगा। इसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दे दी गई कि वो सुपरवाइज कर सकते हैं और सारी तरीके की चीजें, दैट इज रिगार्डिंग मिलिट्री, सिविल, रेवेन्यू, ये जितने भी फंक्शंस हैं उसको जो है ये मैनेज कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। तो इनको अथॉरिटी दे दी गई। अब आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि जब भी बॉडी डिवाइड होती तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग बॉडी क्रिएट कर दी गई, जो कि पहले एक ही बॉडी काम करती थी। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये नाम यूज किया गया था। इससे पहले क्या नाम यूज किया जाता था, कंपनीज टेरिटरी। मतलब ये कंपनी की जो है वो एक तरीके से टेरिटरी है, उसको अब बदल के कर दिया गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। मतलब ये क्या हो गई, ब्रिटिश लोगों की पोजीशन, जायदाद हमारे यहाँ पे हो गए। तो नाम चेंज होने में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती। आप एस्पिरेशन देख पाएंगे, इस चीज से आप उनकी एस्पिरेशन समझ पाएंगे कि वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं। चलिए तो अगले एक्ट की तरफ चलते हैं और समझते हैं अगले एक्ट की डिटेल्स। दैट इज एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 क्या कहता है, तो एक्ट ऑफ 1786 के अंदर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको ऑफर दिया गया कि आप जो बन जाइए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाइए। तो वो काफी ज्यादा अपने अलग किस्म के आदमी, उन्होंने बोला देखो बन तो जाएंगे पर हमारी कुछ डिमांड्स है। तो बोलो साहब आपकी डिमांड क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने ये डिमांड रखी कि मेरे पास जो है ओवर राइटिंग पावर होनी चाहिए। मतलब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाई आपने 4 लोगों की, इसमें से ये कुछ भी बोले कुछ भी करें, पर अगर मेरे को जम गया ये चीज करनी है तो वैसा ही होगा। मैं इनको ओवर राइड कर सकूं, इनका जो डिसीजन है उसके ऊपर जाके मेरा डिसीजन इन पे थोप सकूं, ये पावर दो तो मैं बनूं। बोले ठीक है, आपकी एक चीज एक्सेप्ट कर ली। दूसरी चीज ये कि कमांडर इन चीफ भी मैं ही रहूंगा, कमांडर इन चीफ भी अपने ही रहेंगे। बोले ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी एक्सेप्ट कर ली। और इसी डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए बनाया गया एक्ट ऑफ 1786। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये एक्ट क्यों आया। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट आया जिसने लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड्स को एक्सेप्ट किया। सो दैट वाज एक्ट ऑफ 1786। आगे चलते हैं और समझते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या कहता है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कहता है कि आगे जितने भी अब गवर्नर जनरल होंगे और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज होंगे उन्हें ओवरराइडिंग पावर दी जाती है।
ओवर देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर दी गई थी वो टेम्पररी तरीके से दी गई थी, बट चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने उस चीज को क्या कर दिया, आगे कर दिया कि अब आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज वेल एज गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, उन्हें यह पावर दी जाती है कि वो अपनी काउंसिल के ऊपर जाके डिसीजन ले सकते हैं। मतलब अगर पूरी काउंसिल उनके विपरीत में खड़ी है तो भी उनका डिसीजन जो है वो माना जाएगा। ये सारी चीजें बताई गई। पावर ऑफ गवर्नर जनरल ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वाज इंक्रीज। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वेव समझिए, अंडर करंट समझिए, कंपनी रूल में और ज्यादा चीजें सेंट्रलाइज हो गई। अब जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको क्या कर दिया गया, थोड़ा और ज्यादा नीचे कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर बढ़ा दी गई। ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी वॉज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। ब्रिटेन के अंदर इनकी मोनोपोली थी कि इंडिया के साथ यही ट्रेड कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है। तो ये जो मोनोपोली थी, ठीक है, कि सिर्फ वही ट्रेड करेंगे, इसको 20 साल के लिए और इंक्रीज कर दिया गया और आगे ले जाया गया और उनकी पावर जो है यहां पे बढ़ा दी गई। कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड। मतलब यहां पे हो सकता है, इस चीज को आपको नोटिस करना है, बट जब तक अपॉइंट नहीं किया जाए तब तक नहीं। अगर वो चाहते हैं कि उस इंसान को बनाया जाए तो बनाया जा सकता है, बट उसे अपॉइंट करा जाना चाहिए। वो एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं बनेगा ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धीरे धीरे इंडिया का पैसा ये लोग निकालने लग गए। अब इस चीज को समझिए कि इंडिया का पैसा मतलब लूटना सिर्फ एक तरीके से नहीं होता, 1000 तरीके से लूटा जाता है, ठीक है। अब ये समय पे क्या हो रहा था, ये लोग इंडिया का ट्रेड जो है वो इंडिया के रेवेन्यू से ही फाइनेंस कर रहे थे। जो बंगाल से इन्हें रेवेन्यू मिल रहा था उसी रेवेन्यू को यूज करके ये ट्रेड को फाइनेंस कर रहे थे। अब इंडिया से आप अगर शिप भर के पैसा लेके जाओ या फिर इंडियन गुड्स लेके जाओ विदाउट पेइंग एनी पेनी, 1 रुपए भी पे किए बिना आप लेके जाओ, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, इंडिया के रिसोर्सेज आप डिप्लीट कर रहे हो। और ये भी एक तरीका था इंडिया के रिसोर्सेज को डिप्लीट करने का। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनका जितना भी स्टाफ था उनको पैसे अब इंडियन रेवेन्यू से दिए जाने लग गए। अब आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक इंसान की सैलरी नहीं है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी है। तो काफी ज्यादा बड़ा बर्डन था इस चीज का। आगे चलते हैं और समझते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या चीज कही? पहली चीज तो इन्होंने कहा कि अब जो ट्रेड मोनोपोली है आपकी, इसे धीरे धीरे घटाया जाता है। एक चीज, इस चीज को भी नोटिस करके चलिएगा, जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, वो खुद चाहता था कि कंपनी की पावर को थोड़ा डिक्रीज किया जाए। कंपनी एक समय पे इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि वो ब्रिटेन की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने लग गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कंपनी जो है वो अपने लोगों को भेजती थी, मतलब उनके इलेक्शन का खर्चा वगैरह देके उनको इलेक्शन जिता के वहां पे बैठाते थे। तो खुद चाहते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट की धीरे धीरे इसकी पावर कम की जाए, पर बड़ा हाथी था ये, तो अचानक से तो किया नहीं जा सकता। अब क्या किया गया, ये जो ट्रेड मोनोपोली है इसे हटा दिया गया। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो ट्रांजिशन है वो एब्रप्ट नहीं आना चाहिए। एब्रप्ट मतलब बिल्कुल आप देखो कि अचानक से वो सारी चीजें चेंज हो गई तो उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। तो ये कंपनी गिर ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए इन्हें जो है, अगर हम बात करें टी और ट्रेड विथ चाइना, उसकी अभी भी अलाउंस दी गई कि आपकी वहां मोनोपोली है इन 2 ट्रेड के अंदर, ताकि ये कंपनी अपने आप को सरवाइव करके रख सके। कंपनी अंदर से खोखली होती चली जा रही थी क्योंकि कंपनी के खुद के जो भी लोग थे वो ही उसे डिप्लीट कर रहे थे, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया प्राइवेट ट्रेड के थ्रू। तो ये सारी प्रॉब्लम कंपनी जो है फेस कर रही थी। आगे चलते हैं और जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया। अब ये बोल सकते हैं कि उनका एक गलत डिसीजन रहा, क्योंकि हम जानते हैं 1857 में क्या हुआ, क्रांति हुई, और उस क्रांति के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि हमारे इंडिया के जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उसको ये चेंज कर रहे थे। ये अपनी चीजों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे थे। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्यों हमें हमारी धरती के ऊपर एलिनिएटेड फील कराया जा रहा है, क्यों हमें ऐसा फील कराया जा रहा है कि हम जो है वो इंफीरियर हैं और आप लोग सुपीरियर हो। तो ये आगे जाके रीजन बना 1857 के रिवोल्ट का। उसके बाद चलते हैं और समझते हैं दूसरी चीज इन्होंने क्या कही। यहाँ पे बताया गया कि अब जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके लिए वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाएगा। बहरहाल खाली ये प्रोविजन की तरह आया, इसके थ्रू कोई भी ज्यादा बड़ा काम नहीं किया गया। लोकल अथॉरिटीज जो हैं
उनको टैक्सेस लगाने के लिए जो है अलाउ किया गया, और ये भी बताया गया कि अगर आपके टैक्सेस कोई नहीं पे कर रहा है तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं। ये पूरी पावर उनको दी गई। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है इन चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आगे चलते हैं और समझते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में कि क्या कहता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सबसे पहले और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और जितने भी तरीके के मिलिट्री और सिविल फंक्शन थे वो इस इंसान के अंदर फोकस कर दिए गए। ऑल मिलिट्री एंड सिविल फंक्शन। इसी के साथ साथ इससे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे लॉज आए, रेगुलेशंस आए, उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, बट अब जो है उन्हें एक्ट कहा जाने लग गया। ठीक है, अब उनका नाम बदल के क्या रख दिया गया, उन्हें एक्ट कहा जाने लग गया। इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं और ये चीज जानते हैं कि किस तरीके से एकदम भयंकर तरीके से सेंट्रलाइजेशन हुई, क्योंकि अब जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं रही, वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जो है अब अपने लिए लॉज नहीं बना सकते। तो नो लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉज कौन बनाएगा, लॉ मेकिंग पावर किसके पास रहेगी, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रहेगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो बंद कर दी गई अब कंपनी की, कि अब आपको जो लैंड है उसी को चलाना है, उसी को आगे लेके जाना है, जो आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसे ही आगे लेके जाना है। जो आपकी पोजीशन है इन इंडिया उसको आप किस तरीके से होल्ड करेंगे, तो उसे होल्ड करेंगे इन द नेम ऑफ मैजेस्टी, दैट इज जो क्राउन है, ब्रिटेन का क्राउन है, उसके नाम पे आप इसे होल्ड करेंगे। अटेम्प्ट वाज मेड टू ओपन सिविल सर्विसेज फॉर इंडिया, अटेम्प्ट किया गया, बट इसे अपोज किसने कर दिया, सो अपोज्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो उन्होंने इसे अपोज कर दिया, क्योंकि आप खुद समझिए अगर वो उसे अपोज नहीं करते तो उनकी पावर कम हो जाती, और अगर उनकी पावर कम हो जाती तो फिर वो तो किसी को भी सहन नहीं होगा। कौन इंसान ऐसा है मुझे बता दीजिए जो अपनी पावर कम होते हुए देख के खुश होगा। तो इसलिए इसे अपोज किया गया और ये बोला गया कि किसी भी तरीके से इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर ध्यान देनी है। पहली चीज तो ये कि इसके अंदर स्पेसिफिक ये था कि जो अब तक रेगुलेशंस माने जाते थे अब उनका नाम एक्ट दे दिया गया। दूसरी चीज और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया और डिप्राइव कर दिया गया किसे, प्रेसिडेंसीज को, उनको पावर से एकदम हटा दिया गया कि अब आप किसी भी तरीके से लॉ नहीं बना सकते। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर, अब वो उनसे ले ली गई कि आप किसी भी तरीके की लॉ मेकिंग पावर अब आपके पास नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। जितने भी तरीके के मिलिट्री और सिविल फंक्शन थे वो किसके अंदर डाल दिए गए, तो वो डाल दिए गए इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोर्टफोलियो। अब वो इसके बारे में ध्यान देंगे, वो इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा और किसी के पास ये पावर नहीं रहेगी। आगे चलते हैं और अगले एक्ट के बारे में समझते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। पहली बार इंडिया के अंदर क्या बनाया गया, ILC बनाया गया। अगर मैं ये कहूं कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की नींव थी तो भी इसे गलत नहीं कहा जाएगा। रीजन क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये ट्रेडिशन पहली बार इंडिया के अंदर लाया गया। इससे पहले जितने भी लॉज थे, रेगुलेशंस थे, वो कौन बनाता था, तो वो बनाता था कौन, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको बनाता था। बट अब 6 मेंबर की इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार आई और वो क्या करेगी, वो स्पेसिफिकली इसी के लिए डेडिकेटेड रहेगी कि वो लॉ बनाए, इंडिया के लिए लॉ बनाए, और उन्हें इंप्लीमेंट कौन करेगी, तो उन्हें इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है भले ही 6 मेंबर्स, बट इसकी प्रोसीजर, जिस तरीके से यहाँ पे बहस होगी, जिस तरीके से कार्रवाई चलेगी, वो सारी किसकी तरह होगी, तो वो मिनी पार्लियामेंट की तरह होगी। इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि अगर ये स्टेप नहीं आता तो हो सकता है आज हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते। एक मेजर रीजन कि क्यों हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी वो ये है कि हम इस ट्रेडिशन से वाकिफ थे। हर बार कोई नई चीज ट्राई करना कोई सही चीज थोड़ी है,
नई नई परेशानी आएंगी। अब आपके यहाँ पे जो ऑलरेडी कस्टम चला हुआ आ रहा है उसको आप उसके साथ अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये आया, इसीलिए हम आज देख पा रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इस डायरेक्शन में जाने लग गया। दूसरी, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। 20 साल बाद फाइनली उसे ओपन कर दिया गया कि अब सबके पास पावर है, सब आओ ओपनली रिक्रूट हो जाओ। एक्सटेंडेड कंपनीज रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पीरियड। यहां पे खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट अब चाहता था कि कुछ एक ऐसा मौका मिले कि अब हम कंपनी को हटाएं और खुद रूल करने लगे। समझिए इंडिया कितनी बड़ी टेरिटरी, कितने सारे रिसोर्सेज हैं, कौन नहीं चाहेगा इंडिया को रूल करना। वो रिसोर्सेज को एंजॉय कौन कर रहा है? कंपनी। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहता है कि हम धीरे धीरे इनकी पावर डिक्रीज करें और अब हमारा रूल जो है आने लगे। ज्यादा समय उनको वेट नहीं करना पड़ा, ठीक है, बिल्कुल भी ज्यादा समय वेट नहीं करना पड़ा। 4 साल बाद क्रांति आई और उन्हें वो मौका मिल गया, एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया जहां पे वो ये चीज बता सकते थे कि अब कंपनी जो है वो रूल करने के लिए एफिशिएंट नहीं। वो मौका आया अगर हमारे बाकी लोगों ने भी थोड़ी सी मदद की होती, बाकी राजे रजवाड़ों ने भी थोड़ी सी उनकी मदद की होती, तो हमारा देश उसी समय पे आजाद हो जाता। बट क्या इस तरीके का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होता? क्या हम डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो पाते? ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उस समय पे क्या चाहते थे? बहादुर शाह जफर को वापस राजा बनाया जाए। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आती कि नहीं आती, वो थोड़ा सा डाउटफुल है, बट शायद ब्रिटिशर्स तो हमारे यहां से चले जाते। अगला यहां पे बताया गया, इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन आईएलसी। लोकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर से जो है लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। जो 4 मेंबर्स हैं 6 में से, वो कहां से रहने वाले हैं? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। रिप्रेजेंटेशन का देखो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वहां से आया है बॉम्बे से, तो वो बॉम्बे की दुख तकलीफ साझा करेगा। वो आके बोलेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल के अंदर, आईएलसी के अंदर, वहां पे ये चीज बोलेगा कि साहब हमें ये दिक्कत है, तो इस तरीके का लॉ बनना चाहिए। बाकी जो मद्रास, बंगाल और आगरा से है वो भी अपनी बातें सामने रखेंगे। तो इसी के लिए ये लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट हो गई। बट इस चीज का ध्यान रखें कि फीचर जो है वो सेंट्रलाइज था, पावर जो है उसे केंद्र में लाया जा रहा था, दैट इज टुवर्ड्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके आगे चलते हैं तो हमारे सामने आई 1857 की क्रांति, और उस 1857 की क्रांति के बाद आया 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो अब से हमारा शुरू होता है द क्राउन रूल। क्राउन रूल कहां से कहां तक चला? तो क्राउन रूल चला 1858 से लेके 1947 तक, जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं हो गया। यहां पे हमने बहुत अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट देखे, उन सारे डेवलपमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन सारी डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। तो कंपनी का रूल खत्म हो गया और क्राउन का रूल आ गया। अब हमको रूल कौन करेंगे? क्राउन रूल करेंगे, वहां के राजा और रानी रूल करेंगे। कंपनी अब यहां से चली गई। अब इसके अंदर चेंजेस क्या किए गए, तो आपको यहीं पे एक चीज बता दूं कि चेंजेस जो मेजॉरिटी किए गए वो किए गए ब्रिटेन के अंदर। इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग थी वो मोर और लेस सेम थी, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए। जिस तरीके से इंडिया में रूल किया जा रहा था वो मेजॉरिटी तरीका सेम ही था। ज्यादा चेंजेस कहां किए गए, तो वो ब्रिटेन के अंदर किए गए। दूसरी चीज, अब जो सेंट्रलाइजिंग फीचर था, अब धीरे धीरे चीजें डिसेंट्रलाइज होंगी, वापिस जो है वो पावर दी जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा यहां पे क्या बताया गया कि जो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब वाइसरॉय किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाइसरॉय कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्रिटिश क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसकी लॉयल्टी किसके तरफ है? कंपनी की तरफ नहीं, ब्रिटेन के क्राउन की तरफ, रानी की तरफ। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जब कंपनी ही चली गई, कंपनी का रूल ही चला गया, तो बट ऑब्वियस बात है इन दोनों के पास कोई भी पावर नहीं रहेगी। अब ये दोनों अगर चीजों को हैंडल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो बॉडी चाहिए, तो वो बनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? तो इसे आसान शब्दों में समझे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था कैबिनेट मिनिस्टर। ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट।
जैसे हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, अलग अलग तरीके के मिनिस्टर हैं, वहां पे ब्रिटेन में भी ऐसा ही सेम फंक्शनिंग था। तो उसमें एक मिनिस्टर और बनाया गया जिसको पोस्ट दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। इसका काम क्या था कि ये इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। थोड़ा सा टिपिकल है, इसे समझने के लिए थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। तो ये इंसान जो है, अगर इंडिया में कोई घटना होती है, कुछ गलत चीज होती है, तो इससे सवाल पूछे जाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन द्वारा। अपोजिशन खड़ा होगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछेगा कि आपका जो डोमिनियन है, ठीक है, आप जिस चीज को हेड कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ये घटना क्यों घटी या इंडिया के अंदर ये परेशानी क्यों आई, तो उन्हें जो है उस चीज का उत्तर देना पड़ेगा। अब अकेला इंसान कितना ही काम कर लेगा, सारी चीजें तो हैंडल नहीं कर सकता ना अकेला इंसान। तो उसके लिए बनाया गया कौन, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। ये असिस्ट करेंगी, ये किसे असिस्ट करेंगी, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगी, ये उनके काम में उनकी मदद करेगी। बट ऑब्वियस बात है, इंडिया के लिए बनाए हैं तो ये पैसे इंडिया से ही लेंगे, तो इनके पैसे इंडिया से ही जाते थे, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया किसने, हमारे नेशनलिस्ट, बोला कि इनके पैसे इंडिया से क्यों जा रहे हैं, ठीक। और इसी के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो ये सारी डिटेल रही 1858 की। अब आप इसमें खुद नोटिस कर सकते हैं कि ज्यादा चेंजेस कहाँ आए हैं, ब्रिटेन के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया। इंडिया के जो फंक्शनिंग है, इंडिया की पॉलिटिकल फंक्शनिंग है, उसमें कुछ खास चेंजेस आए नहीं। आगे चलते हैं और समझते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के बारे में कि क्या क्या बताया गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंदर। पहली चीज यहां पे बताई गई कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। इंडिया के अंदर रह के भी हमें नॉन ऑफिशियल बोला जाता था, ठीक है, तो ये नॉन ऑफिशियल जो वर्ड यूज किया गया ये इंडियंस के लिए यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पे किस किस लोगों को इंक्लूड किया गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास कोई खास पावर नहीं थी, ये लोग ना कुछ बोल पाते थे ना कुछ कर पाते थे, और ऊपर से ऊपर ब्रिटिशर्स उन्हीं को अपॉइंट करते थे जो उनके लिए लॉयल थे, उनके प्रति वफादार थे। जी हाँ, इंडिया के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग थे, जब इंडिया आजाद हुआ तो उन्हें दुख हुआ कि ब्रिटिशर्स क्यों चले गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्हें फायदा पहुंचा रहे थे। तो ये चीज थी। अगला चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइज करना उन्होंने चालू किया। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई थी बॉम्बे और मद्रास से, उन्हें वापस रिस्टोर कर दिया गया। मतलब अब बॉम्बे और मद्रास अपने लिए खुद के लिए लॉज बना सकता है। प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंसेस के अंदर भी जो है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आने लगी, जिसका सिंपल मतलब यह है कि अब प्रोविंसेस जो है वो खुद के लिए लॉ बना सकते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से पावर को वापस जो है प्रोविंसेस को दिया जा रहा है। जब हम पढ़ रहे थे कंपनी रूल तो पावर ली जा रही थी, अब वापस पावर दी जा रही है। बंगाल के अंदर आया 1862 के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर 1886 के अंदर, और पंजाब के अंदर 1897 के अंदर प्रोविजन दिए गए, उनको लागू करने में थोड़ा समय लग गया। एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर दी मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑफ द काउंसिल, मतलब वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते थे, ठीक है। ये उनको पावर दे दी गई कि अब आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे आप यहां पे देखें इंडिया के अंदर तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन संभाल रहे हैं, तो राजनाथ सिंह जी संभाल रहे हैं, ये उनका पोर्टफोलियो है। क्या वो किसी और एरिना में जा सकते हैं, नहीं। हमारे यहाँ पे होम मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं, तो अमित शाह जी संभाल रहे हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि उनका अपना एक पोर्टफोलियो है जो उन्हें एलोकेट कर दिया गया है। अब वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ही काम करेंगे, दूसरी जगह काम नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ जो है वाइसरॉय को एम्पावर किया गया कि अब वो ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं, अपने हिसाब से जो है वो लॉ बना सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 6 मंथ्स, सॉरी इसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उनको वैलिडिटी कितनी दी गई, 6 महीने की वैलिडिटी दी गई वाइसरॉय के ऑर्डिनेंस की। अब ये चीज आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आज भी हमारे पास प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो एक्चुअली में ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ते हैं ये हमारी मदद करता है आज की इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए। देख पा रहे होंगे आप धीरे धीरे जो जो चीजें हम देखते हैं हमारे आज के पार्लियामेंट के अंदर, उनका जो है इवोल्यूशन हो रहा है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना।
आगे चलते हैं और जानते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के बारे में कि क्या कहा गया है इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंदर। उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पे चीज बताई गई है कि इंक्रीज द मेंबर्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन दम। सिंपल कहने का मतलब यह है कि जो इंडियंस थे उनकी संख्या बढ़ाई गई, पर इतनी भी नहीं बढ़ाई गई कि अल्टीमेटली वो मेजोरिटी में आ जाए। मतलब गोरे ही हैं अभी मेजोरिटी में, इंडियंस को सिर्फ वहां पे बैठाया गया और उनकी बढ़ाई गई है, पॉपुलेशन बढ़ाई गई। मैं तो इस चीज को लॉलीपॉप मानता हूं कि धीरे धीरे वो लॉलीपॉप दी उन्होंने, और लॉलीपॉप देते देते वो 1935 तक हमें ले आए। ठीक, वहां तक भी उन्होंने जो चीज हम डिमांड कर रहे थे वो तो कभी नहीं दी, छोटी छोटी चीजें दी, डायरकी की, ये जो हमें बेवकूफ बनाने की हरकतें की। बहरहाल वो हम आगे जब जैसे जैसे चलेंगे उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन ऑफिशियल जो है उन्हें इंक्रीज किया गया, बट मेजोरिटी ऑफिशियल्स की रखी गई, गोरों की रखी गई। पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव वाज गिवन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके पहले जितना भी बजट बना लिया गया उस पर किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं किया जाता था। बजट आया, फाइनल, ओके, डन, किसी तरीके का क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे। बट अब जो है बजट पे क्वेश्चन रेज करने की आजादी दी गई। कोई भी देश हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी देश हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही है, अगर उसका इकोनॉमिक स्टेटस सही है, तो ही वो आगे जाके डेवलप करे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्लियामेंट के लिए कि आप इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर चेक रखें। आज हमारे बजट पे कितना डिस्कशन होता है, तो यहां से उसकी जेनेसिस हुई। यहां पे लोगों को बोलने का अधिकार मिला पहली बार। हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस चीज को समझते हैं कहीं ना कहीं कि ये कितना इंपॉर्टेंट राइट, ठीक है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सवाल पूछा जाए। पहले जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बैठते थे उन्हें तो बोलने का ही हक नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां से कहां तक आ गए। ठीक, पर यहां पे एक चीज आपको नोटिस करनी है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि सर ये चीज क्या है, किस तरीके से इवॉल्व होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मुझे नहीं आता था, तो मैंने आपको घुमा दिया, मैंने बोला ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो ओके ओके करके बात निपटा दी। पर जब तक आपके पास काउंटर क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं होगा, क्या आपका डाउट क्लियर होगा? तो यहां पे काउंटर क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते थे। आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, डायसेक्ट करके पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। नॉमिनेशन की बारी है कि नॉमिनेट किया जाएगा। बहरहाल इसका मेथोडोलॉजी जो था वो इलेक्शन की तरह था, पर इलेक्शन का नाम कहीं पे यूज नहीं किया गया, नॉमिनेशन का नाम ही यूज किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरीके से होगी, तो किसके द्वारा होगी? सबसे पहले तो वाइसरॉय, और रिकमेंडेशन किसकी लगेगी? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये दोनों रिकमेंडेशन देंगे कि इस इंसान को जो है यहां पे लाया जाए। तो ये नॉमिनेशन हुई। अब बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वहां कौन करेगा? वहां गवर्नर करेगा। और वहां पे किसकी रिकमेंडेशन लगेगी? तो वहां रिकमेंडेशन लगेगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, उसी के साथ साथ म्यूनिसिपैलिटीज की, यूनिवर्सिटीज की, ट्रेड एसोसिएशन की, जमींदार्स की और चैम्बर्स की। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट है उनको सबको, मोस्टली सबको जो है रिप्रेजेंटेशन मिल रही। जमींदार को कोई दिक्कत है, जमींदार भी बोल पाएगा, उसी के साथ साथ ट्रेड एसोसिएशन वालों को कोई दिक्कत है वो बोल पाएंगे, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत है वो वहां पे अपनी बात रख पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इंटरेस्ट को कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया गया। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं और अगले एक्ट के बारे में जानते हैं, दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इसके अंदर क्या कर दिया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनकी साइज इंक्रीज कर दी गई। अच्छी बात है, अब लोग ज्यादा बैठेंगे और ज्यादा डेलिब्रेटिव डिस्कशन होगा, ज्यादा जो है लोगों के विचार सामने आएंगे, उसे इंक्रीज कर दिया गया। सेंटर जो है वहां पे ऑफिशियल मेजोरिटी रखी गई, बट जो स्टेट है, प्रोविंसेस जो है वहां पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया गया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रख सकते हैं, ये चीज बताएगी। तो अब एक चीज तो हम आगे की तरफ बढ़े कि चलो सेंटर में गोरे लोगों की मेजोरिटी है, बट प्रोविंसेस में तो धीरे धीरे इंडियंस की मेजोरिटी आने लग गई, धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लगा। अब हम पढ़ रहे हैं तो शायद 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर इन सारी चीजों को कवर कर लेंगे, बट मेहनत यहाँ पे सालों की लगी। बोलते वक्त तो मैं हर एक एक्ट के बीच में मतलब 15 मिनट समझा के दूसरे एक्ट की तरफ चले जाता हूँ,
बट डेवलपमेंट देखिए कितना लंबा चला, 1773 से लेके अब हम पहुंचे 1909 में, तब जाके इंडियंस को जो है मेजॉरिटी में रहने का अधिकार मिला, वो भी इंडिया के अंदर। सोचिए कितना लंबा स्ट्रगल रहा होगा हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ डेलिब्रेटिव फंक्शंस को जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। अब ये पावर दी गई कि आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसी के साथ साथ रेजोल्यूशन ला सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑन व्हाट? रेजोल्यूशन ऑन बजट। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई कि अब आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं बजट के ऊपर, मतलब एक प्रस्ताव ला सकते हैं कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर इतना खर्चा ना किया जाए, कम किया जाए, या कोई पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा खर्चा होना चाहिए, तो इस तरीके का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हमने क्या किया, हमारे स्कोप को ब्रॉड किया और ये हमारी चीजों को डेवलप करता हुआ आगे चला। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियंस को इंक्लूड करने का प्रावधान आया वाइसरॉय काउंसिल और गवर्नर की काउंसिल के अंदर। इंपॉर्टेंट था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर धीरे धीरे पावर बढ़ रही, बट जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास सत्ता है, उसमें अभी तक कोई इंडियन नहीं था। तो यहां पे कौन आए फर्स्ट इंडियन? तो फर्स्ट इंडियन हमारे यहां पे आए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ये बने लॉ मेंबर, इन्होंने लॉ का पोर्टफोलियो हैंडल किया। इंपॉर्टेंट है, सत्ता के अंदर आए, इंडियंस को इंक्लूड किया जाने लगा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पे आगे चलते हैं और बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट? ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि सबसे खराब नीति थी ब्रिटिशर्स की। वो इस हद तक गिर गए इंडिया को डिवाइड करने के लिए कि उन्होंने इस तरीके का मैकेनिज्म भी सामने रख दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझते हैं। यहां बताया गया है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम की एक सीट रिजर्व की जाएगी, उस सीट पे सिर्फ मुस्लिम बैठेंगे और उस सीट के लिए जो भी वोट डालेगा वो सिर्फ मुस्लिम ही डालेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक्स कास्ट से बिलोंग करता हूं या एक्स रिलीजन से बिलोंग करता हूं और मेरे लिए सिर्फ वही एक्स रिलीजन या एक्स कास्ट वाले वोट कर सकते हैं, तो मैं बाकी कास्ट के और बाकी रिलीजन के लोगों के बारे में क्यों चिंता करूंगा? उनसे क्या मतलब मुझे? सोसाइटी डिवाइड हो गई, सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, सोसाइटी के अंदर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स तैयार हुए। उसी की जगह अगर मैं एक्स कास्ट का हूं बट मुझे वोट सबके चाहिए, तो मैं दूसरी कास्ट वाले से जाके भी पूछूंगा भैया आपको दिक्कत क्या है बताइए, मैं आपके लिए काम करूंगा। मैं तीसरे इंसान के पास जाके पूछूंगा कि साहब आप बताइए, आप इस रिलीजन से हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बताइए कि आपको इशू क्या है। उन इश्यूज को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज थी, बट इसकी जगह इंटरेस्ट क्या था ब्रिटिशर्स का? डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल। तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आए इंडिया के लिए। तो यहां दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक, इसी रिफॉर्म को मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे मेंशन कर दिया जाए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 की जगह मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, तो दोनों चीजें सेम है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपके लिए ताकि आपको याद रहे। और ये मिंटो साहब जो हैं, ये हमारे लिए लेके आए सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का भी जो है यहां पे स्कोप रखा गया ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। तो ये धीरे धीरे क्या है, डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट को अंदर लेने वाली बात। तो अच्छी चीज है, जितने लोग होंगे, जितनी उनकी परेशानी होंगी, वो सारी चीजें सामने आएंगी। आगे चलते हैं और समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कि क्या कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब
2017 के अंदर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक ऐलान कर दिया था कि अब हम धीरे धीरे चाहते हैं कि इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट आए, मतलब इंडियंस अपने आप को रूल करने लगे। ठीक है, तो उसी चीज को आगे ले जाते हुए इस एक्ट को लाया गया, जिसके अंदर क्या दो प्रोविजंस डिवाइड कर दिए गए, सब्जेक्ट जो हैं उन्हें डिवाइड कर दिया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था और ज्यादा अब क्या हो गया है, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। क्राउन रूल के अंदर देखिए अब पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया गया, आपको बता दिया गया है कि सेंटर जो है मतलब वो इस पे लॉ बनाएगा और प्रोविंसेस जो है वो इस पे लॉज बनाएंगे, तो उनकी चीजों को डाइवर्सिफाई कर दिया गया। इसके बाद आया डायरकी इन दी प्रोविंसेस। डायरकी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम थोड़ा सा समय लेके समझते हैं, प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं एक स्लाइड ऐड कर लूं ताकि हम इसे समझ पाए। तो अब यहां पे इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है डायरकी। तो डायरकी के अंदर क्या हुआ, एक तो बनाया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे बनाए गए रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो डबल रूल की जो है यहां पे तैयारी कर दी गई। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर। ऑन हुज एड एंड एडवाइस, हमने पहली चीज देखी कि अब जो है प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे इंडियंस की मेजोरिटी आने लग गई। अब इंडियंस की मेजोरिटी आ गई तो वहां पे उनकी ज्यादा सत्ता होगी, तो वहां से जो मिनिस्टर बनता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स, जो कहां रहेंगे, पीएलसी। ये क्या रहेंगे, इंडियंस। दूसरी रिजर्व लिस्ट रखी गई जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन रखे गए। इस पे डिसीजन लेगा गवर्नर ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मैं समझ सकता हूं ये समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा आपको, ये इतना मुश्किल था इसीलिए ये फेलियर रहा, कंप्लीट फेलियर रहा। ये किसी भी तरीके से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाया हमें। समझने में इतना मुश्किल लग रहा है तो लागू करने की तो बात ही दूर की। यहां पे सिंपल ये किया गया कि जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व। ट्रांसफर्ड मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर कोई फैसला लिया जाए तो ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस आएगा नहीं। दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट में वो चीजें रखी गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर गवर्नर डिसीजन लेगा और उसके अंदर एड एंड एडवाइस लगेगी अंग्रेजों की। मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स रहते हैं उस तरीके के मिनिस्टर्स, तो ये गोरे उसमें एडवाइस करेंगे। जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे गवर्नर किसकी एड एंड एडवाइस पे डिसीजन लेगा, तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स इन पीएलसी। ये काफी बड़ा फेलियर रहा और किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाए। ठीक, तो ये डायरकी का कॉन्सेप्ट है, इसे अभी समझ लीजिए क्योंकि ये 1935 एक्ट में भी वापस यहां पे रिपीट होगा। ठीक, आगे चलते हैं और समझते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म एज वेल एज डायरेक्ट इलेक्शंस इन दी कंट्री। ठीक, दो हाउस बना दिए गए, बाइकैमरल हाउस बना दिए गए, जिसके अंदर अपर हाउस को बोले जाने लगा काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दो हाउसेस यहां पे बन गए। दूसरी चीज, अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो यहां पे फ्रेंचाइज लिमिटेड रखी थी। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो उस बेसिस पे उसे दिया गया, टैक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, तो यहां पे आप लिख सकते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग राइट जो है वो लिमिटेड थे, वोटिंग राइट लिमिटेड थे। 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय काउंसिल्स वर टू बी इंडियन। बढ़िया चीज है, अब जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर इंडियंस ज्यादा संख्या में आने लग गए। 6 में से 3 जो है वो इंडियंस हो गए। बट एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे भी उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, दैट नॉट कमांडर इन चीफ, क्योंकि उन्हें मालूम है इंडियंस को दे दिया
तो ये क्या कर देंगे, दिक्कत कर देंगे। तो कमांडर इन चीफ को यहाँ पे नहीं रखा गया। बाकी उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस रहेंगे 3। सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज्यादा बढ़ाया गया। 1909 के बाद में ये चीज देखी अंग्रेजों ने कि ये तो अच्छी चीज है, हमने तो बढ़िया कर दिया, इंडियंस को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है, बढ़िया चीज हुई, और ज्यादा इसे आगे लेके जाओ। तो सिक्स को भी दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया और यूरोपियंस को भी दे दिया। दिक्कत वाली बात है। डिवाइड एंड रूल में बहुत बढ़िया ये जो है आगे रहते। हमारे यहाँ पे आज जो हम कम्युनलिज्म वाला जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक, उसकी जेनेसिस कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने रखी। जो मॉडर्न फॉर्म में स्पेसिफिकली हम देख पा रहे हैं, उसकी जेनेसिस अंग्रेजों ने ही रखी। अंग्रेज ही उसके एक कारण। आगे चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे जो है ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूं कि वहां पे किस किस के बेसिस पे किया जाता था, प्रॉपर्टी के बेस पे, टैक्स के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे। क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, एक नया ऑफिस दिया गया। और इसको कौन सी पावर दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया था कि 1858 के एक्ट के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, तो इसको थोड़े फंक्शन दे दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर भी ओवरबर्डन ना रहे और इसे भी हम थोड़ा सा फंक्शन दे पाए। इस्टेब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब ये लोगों को अपॉइंट करने वाला एक सर्विस कमीशन इन्होंने स्टैब्लिश किया। और उसी के साथ साथ पहली बार ये हुआ कि सेंट्रल बजट और स्टेट बजट इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, प्रोविंशियल बजट एज इन, तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और ज्यादा चीजें डिसेंट्रलाइज हो गई। हमेशा ध्यान रखना, जब कंपनी रूल था तब सेंट्रलाइज हो रही थी, जब क्राउन रूल आया तो डिसेंट्रलाइज हो रही थी। बार बार मैं बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको अंडर करंट याद रहे और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। एक इंक्वायरी कमीशन की बात रखी गई कि एक इंक्वायरी कमीशन रखा जाएगा 10 साल बाद, जो इस चीज के ऊपर निर्णय लेगा कि इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की और कितनी ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी टाइम आता है, तो थोड़ी सी स्टोरी सुनिए ताकि आप आगे की चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। 10 साल बाद की बात की गई, तो 10 साल बाद कब होते हैं? 10 साल बाद होते हैं अराउंड 1929 के करीब। बट 2 साल पहले ही 1927 के अंदर ही साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया, और यही वो कमीशन है जो यहां लिखा गया इंक्वायरी कमीशन, उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की दिक्कत यह थी कि इसके अंदर इंडियन एक भी नहीं थे। अब अगर मैं आपसे दुख तकलीफ पूछूं, मैं आपसे ये चीज पूछूं कि आपको किस चीज का जरूरत है, क्या आप डेवलपमेंट चाहते हैं, और उसमें आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो प्रॉब्लम वाली बात है। आप चाह रहे हैं कि इंडिया को किस चीज की जरूरत है, इंडियंस को किस चीज की जरूरत है, और एक भी इंडियन नहीं उसमें, तो ये तो गलत चीज है। तो ये मैं बोल सकता हूं हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इंडिया पूरा यूनाइट हो गया, जितने भी सेक्शंस थे वो सब यूनाइट हो गए और सबने साइमन कमीशन को बहुत बुरी तरीके से अपोज किया। सबने कहा कि साइमन गो बैक, साइमन हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। ये सारी चीज उन्होंने सामने रखी, और ये सारी चीज उन्होंने सामने रखने के बाद क्या किया, अपना सपोर्ट देने से मना कर दिया कि हम तो साइमन कमीशन को सपोर्ट नहीं करते। बट साइमन कमीशन आया, अपना जो काम करना था गया, और वहां पे जाके उन्होंने चीजें रखी। उनकी रिकमेंडेशन के अंदर क्या था, तो सबसे पहले उन्होंने रिकमेंड किया कि अबॉलिशन ऑफ डायरकी, ये जो डायरकी वाला सिस्टम आप लेके आए हो इसे हटा दो, ये चीज काम का नहीं है, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। दूसरी चीज उन्होंने सामने रखी कि अब आपको क्या करना है, अब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देनी, मतलब प्रोविंसेस के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी। ये जो डायरकी वाला सिस्टम तो हटा दो, और जितना भी काम है वो गवर्नर किसकी एड एंड एडवाइस पे करेगा, उन मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे करेगा जो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के अंदर। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। उसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि एक फेडरेशन बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो इंडिया के अंदर अपने ये प्रोविंसेस हैं, उसी के साथ साथ हम क्या है, पैरामाउंट भी है कुछ प्रिंसली स्टेट्स के, तो सबको साथ में लाया जाए और एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाई जाए, एक इस तरीके का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाए। उसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि आप जो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो बहुत बढ़िया, इससे बेहतर तो कुछ काम ही नहीं कर सकता इंडिया में। जो ये कम्युनल इलेक्टोरेट है इसे आगे ले जाया जाए। बहुत विरोध हुआ इस चीज का कि इंडियंस के लिए आप काम कर रहे हो, इंडियन से पूछ नहीं रहे हो, कैसी बात है। तो लॉर्ड ब्रिंकिनहेड ने यहां पे चैलेंज दे दिया। लॉर्ड ब्रिंकिनहेड ने कहा कि आप लोग क्या है, डिवाइडेड हो, आप लोगों को समझ बूझ नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जो सबको अग्रीड हो,
तो मोतीलाल नेहरू साहब ने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल। तो उन्होंने ऑल पार्टी कन्वेंशन बुलाया, उसके अंदर सब पार्टी ने डिस्कस किया और मोतीलाल नेहरू ने क्या है अपनी एक रिपोर्ट सामने रखी, इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट वो मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल नहीं था और बाकी बहुत सारी पार्टीज को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो वही चीज हुई जो लॉर्ड ब्रिंकनहेड ने कही कि मुझे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो हर एक सेक्शन को मंजूर हो, तो वो तो नहीं था। बट फिर उसके बाद क्या है, एक चीज नोटिस करने वाली ये भी है कि जब इंडियन से सहमति ना ली जाए लास्ट मोमेंट तक, तो उसे इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोविजन रखा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कि आइए मेज पे बैठेंगे, सब लोग डिस्कस करेंगे, जो भी होगा उस तरीके से हम देखेंगे जो भी काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को तो बॉयकॉट कर दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस नहीं गई, बाकी सेक्शंस गए, वहां पे लॉयलिस्ट गए, तो उसका कुछ खास परिणाम निकला नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई तो अंग्रेजों को यह चीज समझ आ गई कि अब इंपॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस को लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी। तो कांग्रेस को लाने के लिए क्या किया गया, गांधी इरविन पैक्ट साइन कराया गया। उन्होंने बोला कि ये गांधी इरविन पैक्ट करते हैं जिसके थ्रू सिविल डिसोबीडियंस को आप तो बंद कर दो, ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, मेज पे बैठ के डिस्कशन करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी जी जाने लगे। गांधी जी वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने पूरा सेटअप कर रखी थी चीजें, कंजर्वेटिव पार्टी आ चुकी थी, पूरी चीजें सेटअप वहां पे कर रखी थी उन्होंने। गांधी जी गए, अपनी बात रखने गए तो सामने लॉयलिस्ट बिठा रखे थे पूरे, तो कुछ खास उसका परिणाम निकला नहीं, गांधी जी वापिस आ गए। और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उन्होंने साफ साफ कह दिया, नो ट्रूस नो गांधी इरविन पैक्ट, हम किसी तरीके के पैक्ट में नहीं मानते। तो वापिस रिप्रेशन चालू होने लग गया इंडियंस के ऊपर, और हमारे नेशनलिस्ट थे उन्हें बंद करके अंदर डाल दिया। फिर आती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर ना गांधी जी गए, मतलब ना इंडियन नेशनल कांग्रेस गई और ना ही कोई लेबर पार्टी का मेंबर गया। वहां पे क्या पब्लिश किया गया, वहां पे व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर इसको दिया गया ज्वाइंट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए दिया गया। और उस ज्वाइंट कमिटी ने क्या प्रेजेंट कर दिया, 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट भी प्रेजेंट कर दिया गया। यहां पे अंग्रेज एक चीज समझ चुके थे कि डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अब इसको और कैसे एक्सटेंड किया जाए। तो यहां पे वो सामने लेके आए कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कम्युनल अवार्ड देना चाहिए, ठीक। मैकडोनल्ड रामसे ने क्या कहा कि अब हम जो डिप्रेस्ड क्लास है हिंदूज के अंदर, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। मतलब जो डिप्रेस्ड क्लास है उसी का कैंडिडेट खड़ा होगा और वो डिप्रेस्ड क्लास वाले लोग ही उसे वोट कर पाएंगे। दिक्कत वाला काम है, क्योंकि और ज्यादा डिवीजन हो गया। गांधी जी को ये खबर पहुंची, गांधी जी बोले ये क्या फालतू चीजें चल रही हैं मेरे होते हुए। गांधी जी ने बोला मैं नहीं होने दूंगा ये, तो आप तो हिंदूज को और डिवाइड कर रहे हो। तो बोले क्या किया जाए, तो गांधी जी बैठ गए अनशन में, गांधी जी फास्ट पे बैठ गए। फिर इसी चीज को क्लोजर देने के लिए, समाप्त करने के लिए पूना पैक्ट साइन किया गया। पूना पैक्ट जो अपर क्लास है, अपर कास्ट है, उनके थ्रू आए मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने वो साइन किया। और डिप्रेस क्लास की तरफ से आए कौन, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। पूना एक्ट के अंदर, पूना पैक्ट के अंदर सॉरी, ये चीज डिसाइड की गई कि हिंदूज जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट में रहेंगे, और जो डिप्रेस सेक्शन है उन्हें सीट्स दे दी जाएंगी, रिजर्व सीट्स दे दी जाएंगी। तो ये हुआ पूना पैक्ट। और अब इसके बाद हमारे सामने आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। आई होप आपको स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन आएगी जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी आ गए, ठीक, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस भी आ गए, और जो प्रोविंसेस हैं वो भी आ गए। तो सबको ज्वाइन करके हम एक क्या बनाएंगे, फेडरेशन बनाएंगे, जिसके अंदर पावर को डिवाइड कर दिया गया फेडरल लिस्ट के अंदर, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। आप देख पा रहे हैं आज हमारे 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही कुछ दिया गया है, ठीक है। 7th शेड्यूल में ये सारी चीजें दी गई, तो ये उसका इवोल्यूशन है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आई है 1935 एक्ट के थ्रू, जो चीज आप देख पाओगे, ठीक। और इसके अंदर रेसिड्यूअरी पावर किसको दे दी गई, तो रेसिड्यूअरी पावर थी वाइसरॉय के पास। रेसिड्यूअरी पावर वाइसरॉय के पास दे दी। अब रेसिड्यूअरी पावर क्या होती है, देखिए हम सारी चीजों का आकलन नहीं लगा सकते ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाद में हमारे सामने आती, ठीक। तो
जब वो बाद में वो सब्जेक्ट आएंगे तो उन पे रूल कौन बनाएगा, तो उसके लिए पावर दे दी गई वाइसरॉय को। प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई जो 1937 में इंप्लीमेंट हुई। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोविंसेस के अंदर अपनी सरकार बनाई, बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया, बट 1939 आते आते वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है स्टार्ट हो गया तो उन्हें रिजाइन करना पड़ा। पर ये 2 साल के अंदर उन्हें क्या थी, ऑटोनॉमी थी। दैट इज प्रोविंसेस के अंदर जो अब पीएलसी है वहां जिसकी मेजोरिटी बनेगी वो सरकार बनाएगा और वहां का गवर्नर इनकी एड एंड एडवाइस पे चलेगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर था कि अब प्रोविंसेस तो जो है वो ऑटोनोमस हो गए। सेंटर के अंदर ये चीज नहीं लाई गई, सेंटर के अंदर डायरकी इंप्लीमेंट करने का सोचा गया जो कि कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। सो दैट वाज नेवर इंप्लीमेंटेड, क्योंकि आप खुद देखिए ये प्रोविंसेस के अंदर कितना बड़ा फेलियर रहा। दोनों में डिफरेंस है। एक चीज और नोटिस करिएगा, जब प्रोविंसेस की बात चल रही है वहां इंप्लीमेंट किया गया था बट वहां फेलियर रहा वो। जब हम सेंटर की बात करें तो वहां कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। ठीक, आगे चलते हैं और यहां पे क्या कर दिया गया, बाय कैमरल कर दिया गया प्रोविंसेस को। 6 प्रोविंसेस को बाय कैमरल कर दिया गया, जिसके अंदर से एक है बंगाल, दूसरा है बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यहां पे बाय कैमरल फीचर जो है ला दिया गया, मतलब 2 हाउसेस यहां पे क्रिएट कर दिए गए, बट बहुत अलग अलग तरीके के यहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अपर हाउस को बोला जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस को बोला जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली, बट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उसके ऊपर। अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया और वो चीज अच्छी भी थी क्योंकि बहुत सारे नेशनलिस्ट उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई इतने पैसे आप वहां पे लेके जा रहे हो, क्या जरूरत है। तो अब क्या करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेला काम करेगा? नहीं, उनको एक एडवाइजर्स दिए गए, एक थोड़े बहुत एडवाइजर्स दिए गए जो उनको बताएंगे कि इस तरीके से काम करना है। बट पूरी ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया है इसे अबॉलिश कर दिया गया। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज बढ़ा दिया गया। वोटिंग राइट जो है 10% के करीब कर दिया गया। आई नो बहुत कम है ये भी, पर वही बात है ना कि कुछ नहीं था तो उससे कुछ तो बेहतर है, थोड़ा बहुत तो बेहतर। तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स कितने कर दिए गए, 10% के करीब। आरबीआई के लिए प्रोविजन रखा गया जो कि स्टैब्लिश कर दी गई थी 1939 के अंदर, क्योंकि कोई भी कंट्री हो, किसी भी तरीके से रूल हो रही हो, वहां पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वहां का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसे प्रॉपर रखा जाए, वो जो फिजिकल स्टेबिलिटी है उसका ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए ये चीज लाई गई। उसके बाद चलते हैं और बात करते हैं कि अब इसके अंदर और क्या डिफरेंस लाया गया। तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप में से मेजॉरिटी जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो यहां पे क्या था, उसके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। जो प्रोविंसेस थे उनके लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ऐसे स्टेट्स, ऐसे प्रोविंसेस जहां पे ये दोनों नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन नहीं कर पा रही है, उसके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया था। तो ये भी चीज आज भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देख सकते हैं कि ये तीनों तरीके के फंक्शनिंग हमारे यहाँ पे है। और उसके साथ साथ फेडरल कोर्ट जो है उसका प्रोविजन रखा गया कि फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है और इन सारी चीजों को आपको नोट करके रखना है। आपको सारी चीजों की डिटेल पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, ऐसी की ऐसी। इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नोट्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करते रहिएगा, मल्टीपल रिवीजन करिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला एक्ट समझते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब हमारे इस पूरे डिस्कशन की तरफ हम बढ़ गए हैं, कंक्लूजन की तरफ बढ़ गए हैं। अब हम आजादी दिलाएंगे और क्या क्या चीजें इसके अंदर आई। सबसे पहले तो अब भारत आजाद हो चुका है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के दिन वो आजाद हो जाएगा। एक्चुअली में ये आजाद करने वाले थे जून 30, 1948 से पहले, बट देखा इस तरीके का नरसंहार चल गया यहाँ पे, तो राइट्स हो रहे हैं, तो अंग्रेजों ने बोला चलो यहां से छोड़ो अभी इसको, ठीक है, जैसा भी है जल्दी से इसे देके जाओ। तो पार्टीशन के अंदर इशू हुआ उसके लिए भी अंग्रेज बहुत हद तक जिम्मेदार है। अगर पार्टीशन ढंग से किया होता, ठीक है, हर एक चीज का तरीका होता है, ठीक, अगर पार्टीशन ढंग से किया होता, रेडक्लिफ खुद कहते हैं ये कि जब मैं इंडिया में आया तो मैं सर्जिकल नाइफ लेके आया था कि मैं बारीकी से काटूंगा, हर चीज को ध्यान दूंगा, बट यहां पे आते ही मुझे 6 वीक्स की डेडलाइन दी गई, तो मैंने क्या किया, वो सर्जिकल नाइफ तो साइड में रखी और कसाई वाला चाकू उठा लिया, बुचर्स नाइफ, और जहां से दिखा वहां से काटा। ये सारे इश्यूज उसकी वजह से हुए। अंग्रेज अगर टाइम रहते उस चीज को कर लेते और प्रॉपरली कर लेते तो जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी वो शायद नहीं करते। चलिए वापिस हमारे इस एक्ट की तरफ आते हैं। 2 चीजें बनाई गई माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग।
दो डोमिनियन बनाए गए, इंडिया और पाकिस्तान। इन दोनों को राइट दिया गया, राइट टू सिसीड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। बहुत जैसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम क्या कैसे सोवरेन हैं, क्योंकि हम तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है, वहां हमारे पास राइट है, हम बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड अपॉइंटेड गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। ईच डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल थे। तो इंडिया के लिए वो पद किसको दिया गया? माउंटबेटन को दिया गया। और माउंटबेटन का एक एम एंड ऑब्जेक्टिव ये भी था कि मैं दोनों इंडिया और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, दोनों के अंदर वो चीज ध्यान दूंगा कि किस तरीके से पार्टीशन हो रहा है। बट वहां पे कौन बन गए गवर्नर जनरल? मोहम्मद अली जिन्ना, और इंडिया के अंदर माउंटबेटन। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया, तो इश्यूज और सामने बढ़ गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी गई कि वो अपने लिए क्या है, लॉज बना सकते हैं, जैसे भी वो अपने लिए लॉज बनाए वो बना सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपना खुद का संविधान बनाए, और आप अमेंड भी कर सकते हैं। 1935 एक्ट को भी अमेंड कर सकते हैं, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है इसे भी आप अमेंड कर सकते हैं, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया गया, और उसकी पावर किसको दे दी गई, उसके फंक्शंस दे दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, तो उनको ये ट्रांसफर कर दिए गए। इस चीज का आपको नोटिस देना है। प्रोक्लेम्ड लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी, ये क्या चीज है? तो प्रिंसली स्टेट्स जो है उनके ऊपर आधिपत्य था कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन का। तो अब इन्होंने कहा कि देखो भाई, अब हमारा और आपका कोई रिलेशन नहीं। उसी के साथ साथ कई ट्राइबल एरिया पे भी आधिपत्य था, बोले अब हम आपको फ्री करते हैं। उसके साथ साथ बताया कि आप चाहो तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, आप चाहो तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और आपकी इच्छा हो इंडिपेंडेंट रहना है तो वो भी रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसी आपकी इच्छा उस तरीके से आप इसको करिए। आगे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से रूल किया जाएगा। तो बोले अब हम आपको छोड़ रहे हैं, बट हम ये चीज कह के जा रहे हैं कि 1935 एक्ट के अकॉर्डेंस में गवर्नेंस चलेगी, ठीक है, उसके अनुसार सारी चीजें चलेंगी। पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें उनके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो उन्हें ऑथराइज किया गया चेंज करने के लिए। ब्रिटिश मोनार्क यानी ब्रिटेन का जो राजा है, उन्हें अब मना कर दिया गया कि ना तो आप किसी चीज को विटो कर सकते हैं, ना ही आप ऐसा मांग सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बिल को रिजर्व किया जाए मेरे लिए कि मैं उस पर डिसीजन लूंगा। ये पावर दे दी गई गवर्नर जनरल को। अब उनके पास ये पावर रहने वाली थी, जो कि ऑब्वियसली अब इन्हें नॉमिनल हेड बना दिया गया था। मतलब अब ये रियल एग्जीक्यूटिव नहीं रहे। रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? रियल एग्जीक्यूटिव हो गए वो कैबिनेट जो उस डोमिनियन में फंक्शन कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कैबिनेट, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कैबिनेट, वो एड एंड एडवाइस देंगे, और उन्हीं एड एंड एडवाइस पे ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये यहां पे बताया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स वर हेड ऑफ स्टेट्स। मतलब आज जिस तरीके से आप प्रेसिडेंट को देख रहे हो उस तरीके से पोजीशन रख दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, तो जैसे आज हम देख रहे हैं गवर्नर्स हमारे स्टेट्स में, वैसी पोजीशन रख दी गई। मतलब ये जो है ये एड एंड एडवाइस पे काम करने लग गए। अब ये रियल एग्जीक्यूटिव नहीं रही, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गए। टाइटल ड्रॉप कर दिया गया। टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, जो रॉयल टाइटल्स थे ब्रिटेन के अंदर, वहां से इसे हटा दिया गया। उसी के साथ साथ जो अपॉइंटमेंट था सिविल सर्विसेज के अंदर और रिजर्वेशन थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो कुछ पोस्ट को रिजर्व करके रखता था कि वो अपने हिसाब से उनके ऊपर डिसीजन ले लिए करे। तो उन्हें अब बंद कर दिया गया कि ऐसा फ्रेमवर्क नहीं होगा। ये चीज आपको नोटिस करनी है। बट जो पुरानी अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया, वो वैसी की वैसी रहेंगी और वो वैसी की वैसी आगे फंक्शन करेंगी। ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। जैसे उनको बेनिफिट्स मिलते थे वैसे आगे मिलते रहेंगे। और इसी के साथ साथ हमें मिल गई आजादी। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमने चालू किया 1773 से और हमने खत्म किया है 1947 पे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर, आपको मजा आया होगा। और प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज हम पूरी कंप्लीट करेंगे। एंड आई एक्सपेक्ट कि इसमें कम से कम 80 to 83 और 84 के करीब वीडियो लेक्चर्स होंगे। हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। अगर कोई टॉपिक जिसमें से कम क्वेश्चन बन रहा है तो भी उसे नहीं छोड़ा जाएगा, उससे भी पूरा डिस्कस किया जाएगा। हर एक वीडियो लेक्चर के आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ताकि आपको इस चीज का स्ट्रेस ना हो कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे, हम नोट्स को कैसे डेवलप करेंगे। वो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा।
तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।